दिल मेरे पिया जी पार्ट 21। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि सक्षम बंदर की तरह उछल रहा था। अब आगे सक्षम को अपने शरीर में बहुत जलन हो रही थी, जिस कारण वो किसी बंदर की तरह उछलते हुए पूरे गार्डन में भाग रहा था। वहीं शिवराज राठौर फिर जताते हुए अपने बेटे के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हुए कहता है, ए मुन्ना, क्या कर रहे हैं बिटवा, रुक जा, अब ई उम्र में अपने बाप को भगाएगा। इस वक्त दोनों बाप बेटे चूहे बिल्ली की तरह लग रहे थे। वहीं धैर्य चेहरे पर मुस्कान सजाए उनका ड्रामा दिख रहा था। उसे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। आखिर ये सब उसका ही किया धारा था। धैर्य अपने मन में कहता है, और लगवा ले हल्दी, हमारी छूमी को तो हमारी उतरी हल्दी ही लगेगी। स्वर्णा जी से सक्षम की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। आखिर वो उनका इकलौता बेटा था। चाहे उसमें लाख बुराइयां हो, लेकिन अपने बेटे को तकलीफ़ में देख माँ का दिल कैसे मान सकता था। शिवराज राठौर सक्षम को पकड़कर कहता है, रुक जा बिटवा, क्या कर रहा है, देख सब हंस रहे हैं। सारे मेहमान सक्षम की हरकत देख हंस रहे थे। वही सक्षम को इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, पापा हमें जलन हो रही है, बहुत जल रहा है हमारा शरीर। इस वक्त सक्षम का चेहरा भी लाल पड़ चुका था। वह शिवराज राठौर अपने बेटे की तकलीफ देखते हुए अपने आदमियों से तेज आवाज़ में कहते हैं, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो बुड़बक, जाकर पानी लेकर आओ। शिवराज राठौर का ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी बाल्टी भर पानी लाकर सक्षम के ऊपर डाल देते हैं, जिसके बाद उसकी जलन थोड़ी कम होती है। वहाँ मौजूद लोगों की बातें उनके कानों में चुभ रही थी। अरे ये तो दूल्हा कम सर्कस का जोकर ज़्यादा लग रहा था। जोकर नहीं बंदर, बस मदारी की कमी थी। क्या मस्त एंटरटेनमेंट हुआ सबका। इसी तरह लोग ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। उनकी बातों में सक्षम के लिए कोई हमदर्दी नहीं, बस उपहास था। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे सक्षम का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया था। वो अपने गुस्से में से भरी लाल आंखों से धैर्य को देखता है, जो डेविल स्माइल कर उसे ही देख रहा था। धैर्य की मुस्कान देख उसका खून जलने लगा था। अब ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। सक्षम गुस्से से धैर्य की तरफ बढ़ता है और सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है। वहीं सक्षम का इस तरह कॉलर पकड़ने से धैर्य के एक्सप्रेशन अचानक बदल जाते हैं। वहीं उसके बॉडीगार्ड सक्षम पर अपनी गन तान देते हैं। तभी धैर्य अपना हाथ दिखा उन्हें रोक देता है, वरना अब तक सक्षम के चिथड़े उड़ जाते। धैर्य अपने कॉलर से उसका हाथ झटकता है और बेहद सर्द लेकिन खतरनाक आवाज़ में कहता है, आज ये गलती कर दी, दोबारा मत करना, वरना तेरे बाप को तेरी लाश भी नसीब नहीं होगी। ये सब धैर्य ने काफ़ी धीरे और इसी खतरनाक तरीके से कहा था कि एक पल के लिए सक्षम के पैर कांपने लगे थे। वहीं धैर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी सक्षम खुद को संभालते हुए गुस्से से कहता है, ये सब तूने किया ना, तूने ही हल्दी के साथ छेड़छाड़ की थी ना। सक्षम की बातें सुन धैर्य के होठों पर मुस्कान बड़ी हो जाती है। वो अपना आईब्रो रब करते हुए कहता है, साले तुम बच्चे हो काबे, ये सब तो स्कूल के बच्चे करते हैं। वो पूछते हैं ना कि तुमने ये सब किया है का। तुमको तो ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि धैर्य सिंह राठौर का कर सकता है। उसके कान में झुककर धीरे से, ये सब हमने किया है, तुमको क्या लगा तुम हमारे आंखों के सामने हमारी धर्मपत्नी से शादी के सपने सजाओगे और हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। हम धैर्य सिंह राठौर है, अगर किसी ने हमारी धर्मपत्नी को हाथ लगाना तो दूर, नज़र उठाकर भी देखा तो हम ससुरे के सर धड़ से अलग कर देंगे। यहाँ तो साला तुम उससे शादी के सपने देख रहे हो, तुमको कैसे छोड़ देते। इतना कह वह सक्षम से दूर हो जाता है। उसकी बातों किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव देख शिवराज राठौर समझ गया था कि सारा की अधरा धैर्य का है। उसी ने उसके बेटे के साथ ये सब किया है। ये जानकर गुस्से में उसकी मुठियाँ कस जाती है, लेकिन इतने सारे मेहमान के सामने आखिर वो कर भी क्या सकता था। धैर्य एक सीएम था और वो उसे सबके सामने चोट पहुंचाने की गलती नहीं कर सकता था। सक्षम कुछ कहता उससे पहले स्वर्णा जी परेशान होकर कहती है, ये हल्दी तो खराब हो गई, अब पंछी को कौन सी हल्दी लगाएंगे। स्वर्णा जी इतना ही कहती है कि तभी धैर्य अपने आदमी को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद उसका एक आदमी हल्दी की कटोरी लेकर आता है
और धैर्य को देता है। धैर्य उसमें से हल्दी निकाल पहले अपने गाल में लगाता है। उसके बाद स्वर्णा जी को हल्दी की कटोरी थामा कर कहता है, ये हल्दी लगा दीजिए, ये सही है। स्वर्णा जी हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। वहीं धैर्य के होठों पर बड़ी सी मुस्कान सज जाती है। आखिर उसकी छुई मुई को उसकी जूठी हल्दी जो लग रही थी, और सही मायने में देखा जाए तो अपने पति की ही जूठी हल्दी उसे लग रही थी। सक्षम से अब वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। उसे अपने हार काफ़ी करीब से नजर आ रही थी, लेकिन शायद वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। सक्षम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे शिवराज राठौर भी चला जाता है। धैर्य अपनी जेब में हाथ डाले एकटक पंछी को देख रहा था, जिससे उसकी जूठी हल्दी लग रही थी। यह देख उसके चेहरे पर एक सुकून थी। वहीं पंछी को भी उस हल्दी से एक अपनापन का एहसास हो रहा था। उस पर हल्दी का रंग निखर कर नजर आ रहा था। हल्दी की रस्म हो चुकी थी। वहीं पंछी बंगले के अंदर चली जाती है। उसका गोरा जिस्म पूरी तरह हल्दी के रंग में रंग चुका था, जो काफ़ी निखर कर नजर आ रहा था। पंछी के बालों में तेल भी लगा हुआ था और उसे जल्दी से अपने बाल धोकर नहाना था, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट किसी भी वक्त आ सकती थी। पंछी अपनी साड़ी ठीक करते हुए कॉरिडोर से जा रही थी, तभी कोई उसकी कलाई पकड़ उसे एक कमरे में खींच लेता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि पंछी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। इस वक्त पंछी अपने नज़रें झुकाए गहरी गहरी सांस ले रही थी, और उसके इर्द गिर्द किसी की मजबूत बाहें थीं, जो किसी और की नहीं बल्कि धैर्य की थी। पंछी की झुके पलके देख धैर्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बेहद सरगोशी से कहता है, अब क्या हुआ? सुबह से तो बड़ी बेचैन से आपकी नज़रें हमें ढूंढ रही थी। अब जब हम आपके करीब है तो ये झुकी पलके क्यों? धैर्य ने ये सब कुछ इस तरह से कहा था कि पंछी का रोम रोम सिहर गया था। उसकी पलक अपनी साड़ी में कस गई जाती है और वो हिम्मत जुटाते हुए कहती है, कोई आ जाएगा। पंछी की शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसका दिल भी काफ़ी तेजी से धड़क रहा था। पंछी को ऐसा देख धैर्य की मुस्कान बड़ी हो जाती है। वो पंछी के कान में झुककर बेहद धीमी मगर सरगोशी से कहता है, तुमसे आज भी हमारी छुअन बर्दाश्त नहीं होती छुई मुई। मेरे करीबी से तुम्हारा रोम रोम सिहर जाता है। पंछी का ध्यान धैर्य की बातों पर नहीं था। वो इस वक्त आंख बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। धैर्य पंछी के कांपते होठों को देखते हुए कहता है, सबने तुम्हें हल्दी लगाया दिया, बस हमारा हल्दी लगाना बाकी है। धैर्य की बातें सुन पंछी झट से अपनी आंखें खोलती है और असमंजस में उसे देखने लगती है। वहीं धैर्य भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अचानक वो अपना एक हाथ भरा पंछी के पतली कमर को पकड़ अपनी करीब खींचता है, जिससे पंछी दोनों हाथ धैर्य के कंधे पर चल जाते हैं। इस वक्त दोनों कहीं एक दूसरे के आंख में खोए हुए थे। उन दोनों के बीच से हवा तक जाने की जगह नहीं थी। धैर्य धीरे धीरे अपने हल्दी लगे गाल को पंछी के रुई से मुलायम गालों पर छुआता है। इस एहसास से पंछी की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। धैर्य की नज़रें बार बार पंछी के होठों पर जाकर ठहर रही थी। वो धीरे धीरे पंछी के होठों की तरफ बढ़ रहा था। वहीं धैर्य को अपने होठों की तरफ बढ़ता देख पंछी की आंखें अपने आप इस एहसास से बंद हो जाती है और उसकी पकड़ धैर्य के कंधों पर कस जाती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि धैर्य की करीबी से उसे क्या हो जाता है। इस वक्त वह चाहकर भी धैर्य को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे धैर्य की करीबी अच्छी लग रही थी। धैर्य और पंछी के होठों के बीच बस 1 इंच का फैसला था, लेकिन धैर्य ने उसके होठों को ना चूमकर उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। पंछी जब धैर्य के होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करती है तो झट से आंखें खोल उसे हैरानी से देखने लगती है। वहीं धैर्य भी हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो पंछी का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहता है, ये हमारे प्यार की मोहर
थी जो तुम्हारे माथे पर मौजूद है। जब तुम्हें पूरी तरीके से आपने बना लेंगे तब तुम्हारे इन होठों पर अपने नाम की मुहर लगाएंगे। धैर्य की बातें सीधा पंछी के दिल में उतर रही थी। इस वक्त उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही थी। वो एकटक धैर्य को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हर बार धैर्य की तरफ खींची क्यों चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा एहसास होता है कि धैर्य से उसका कोई गहरा नाता है। धैर्य में उसे अपनी पूरी दुनिया क्यों नजर आती है। पंछी एकटक धैर्य को देखते हुए कहती है, मैं आपको पहले से जानती हूँ क्या? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपसे मेरा कोई बहुत गहरा नाता है, कोई बहुत खास रिश्ता है, क्योंकि आपकी करीबी मुझे गलत नहीं लगती। क्यों मुझे आपकी करीबी अच्छी लगती है? पंछी के सारे शब्द दिल से निकल रहे थे। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वहीं जब धैर्य उसके मुंह से ये सब सुनता है तो उसकी होठों की मुस्कान गहरी हो जाती है। वो पंछी की आंखों में देख कहता है, तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल के जवाब जल्द मिलेंगे। इतना कह वो एक नज़र का पंछी को देख कमरे से निकल जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो अपने जेब से फ़ोन निकाल जैसे उस कान से लगाता है, वो सामने वाले की बात सुन उसकी आंखें कठोर हो जाती है और उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर कस जाती है। धैर्य जल्दी से अपना फ़ोन जेब में रख वहाँ से निकल जाता है। सक्षम गुस्से में अपने कमरे में मौजूद सामानों को तोड़ रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था। वो फ्लावर पॉट को गुस्से में टीवी में मारता है, जिससे टीवी का कांच टूट जाता है। सक्षम गुस्से में कांपते हुए एक एक शब्द चबाकर कहता है, धैर्य सिंह राठौर, सही नहीं कर रहे हो तुम मुझसे उलझ कर। अब तक तुम्हारा पाला सिर्फ कच्चे खिलाड़ियों से पड़ा है, लेकिन सक्षम सिंह राठौर एक आग है जिससे छेड़ोगे तो पहले खुद जलोगे। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी जान से प्यारी बीवी से शादी करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। अब तक सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सक्षम सिंह राठौर के अहंकार को ललकारा है तुमने। अब तुम्हारी बीवी मेरी जिद बन चुकी है, जिससे मुझे किसी भी हाल में पूरा करना है। इतना कब वो किसी सनकी की तरह हंसने लगता है। धैर्य की जीभ एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है और वो धैर्य बिना वक्त गवाए जीप से उतर हॉस्पिटल के अंदर भागता है। धैर्य एक सीएम था और उसके बॉडीगार्ड उसे अकेला छोड़ दे यह तो नहीं हो सकता था, इसलिए वो लोग भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। धैर्य भागते हुए एक वार्ड में जाता है तो वहाँ का नज़ारा देख उसके कदम ठिठक जाते हैं। इस वक्त उसके ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धैर्य एकटक से सामने का नज़ारा देख रहा था, जहाँ पप्पू मशीनों से घिरा हुआ अस्पताल के बेड पर पड़ा था। इस वक्त वह किसी बेजान लाश की तरह नजर आ रहा था। पप्पू की यह हालत देख धैर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी आंखें ज्वालामुखी के अंगारों की तरह दहक रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर इतनी आग है कि वह किसी को भी जलाकर भस्म कर देगा। पप्पू के पास एक डॉक्टर मौजूद था, जो उसे एग्जामिन कर रहा था। धैर्य धीरे धीरे चलते हुए पप्पू के पास जाता है और अपने लाल आंखों से पप्पू को देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से डॉक्टर से पूछता है, किसने की इसकी ये हालत? धैर्य ने यह सब इतने खतरनाक तरीके से कहा था कि डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वैसे भी धैर्य का औड़ा इतना खतरनाक कि अच्छों की हालत खराब हो जाती थी, तो ये फिर एक यहाँ डॉक्टर क्या चीज़ थी? उसका डरना तो आम बात थी। धैर्य को वहाँ मौजूद देख डॉक्टर के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह अपने सवाल का जवाब न मिलने पर धैर्य का चेहरा काला पड़ जाता है। वह एक नज़र अपने जलती हुई निगाहों से डॉक्टर को ऊपर से नीचे देखता है। उसके बाद लोगों की रूह कपा देने वाली आवाज़ में कहता है, क्या हुआ? हमने कुछ पूछा है, जवाब नहीं देते बन रहा है क्या? मुंह में दही ठूसे बैठे हो? तेज आवाज में बुड़बक बुड़बक। धैर्य आखिरी के शब्द इतनी तेज आवाज में कहता है कि वह डॉक्टर किसी रेड तोते की तरह कहने लगता है, वो इनका बाहर एक्सीडेंट हो गया था। किसी बड़ी ट्रक ने इनके अपनी ट्रक से उड़ा दी। हमने इनका इलाज कर दिया है और ये अब खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें अभी भी प्रॉपर बेड रेस्ट की ज़रूरत है। एक्सक्यूज़ मी। इतना कर डॉक्टर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो कि धैर्य ने उसके पीछे कई सारे पागल कुत्ते छोड़ दिए हों, जिस कारण वो अपने सर पर पैर रख वहाँ से भाग जाता है।
धैर्य एकटक पप्पू को देखने लगता है। इस वक्त धैर्य की आंखों लाल हो गई थी। कहने को तो पप्पू बस उसका एक मामूली नौकर था, लेकिन धैर्य ने उसे कभी भी अपने भाई से कम नहीं समझा। पप्पू धैर्य के लिए उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। वह उसका पक्का वाला दोस्त था और पप्पू ने हर कदम पर अपनी दोस्ती निभाई थी। उसने हर मोड़ पर धैर्य का साथ दिया और आज भी अपनी दोस्ती निभाते हुए वह इस हालत में था। शायद इसे ही सच्चा दोस्त कहते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरे। धैर्य पप्पू का हाथ पकड़ता है और बेहद गुस्से से कहता है, अगर तेरी हालत इस हालत के पीछे उस बाप बेटे की चोरी है तो कसम महादेव की, धैर्य सिंह राठौर उसने कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और लगता है उसे फोड़ना हमारा नसीब में ही है। इतना कह वह एक नज़र पप्पू को देख वार्ड से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते अपने एक आदमी को पप्पू की रक्षा करने के लिए छोड़ जाता है। रात का वक्त। पंछी इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी और शीशे के सामने बैठी थी। उसका पूरा साज श्रृंगार हो चुका था, जिससे वो क़यामत ढा रही थी। लेकिन जो दुल्हन वाली चमक एक लड़की के चेहरे पर होती है, वह चमक कभी कहीं से भी उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। उसकी जगह अगर कुछ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी तो बस बेचैनी। उसे अंदर ही अंदर कुछ बेचैन कर रहा था, जिससे वह समझ नहीं पा रही थी। पंछी ने इस वक्त सुर्ख लाल जोरा पहन रखा था, बालों को गजरे से सजाया था, माथे पर मांग टीका, बड़ी सी नथ, हल्का मेकअप, चूड़ा, पायल, चूड़िया से ये सारा श्रृंगार उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। पंछी ने एक नज़र भी खुद को शीशे में देखने की जहमत नहीं उठाया। वो बस सर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। उसके जहन में बार बार धैर्य आ रहा था। उसे धैर्य की करीबी एक अपनेपन का एहसास करवा रहा था, एक सुकून दे रहा था, जिसे वो बार बार झुठला रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से ये पाप था, एक तरह से अनर्थ था। उसकी शादी किसी और से होने वाली थी और धैर्य उसके लिए इस वक्त एक पराये मर्द की तरह था। लेकिन अब इस नादान को कौन समझाए कि जिसे वो पराया मर्द कह रही है, उससे तो महादेव ने उसे 7 जन्मों के लिए बांध दिया है, जिससे वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी लकीरें तक में धैर्य का नाम लिखा जा चुका था, जो मिटने से रहे, और जो मिटाने की कोशिश करेगा उसका अस्तित्व मिट जाएगा। नन्हा सा अंश अपने छोटे छोटे हाथों में बड़े बड़े चॉकलेट लिए घर पर मौजूद मंदिर में आता है और महादेव की मूर्ति के सामने उन चॉकलेट को रख कर अपनी तोतली आवाज़ में कहता है, महादेव ये लो, ये छाले ना अच्छ के हैं, अंश के ने इसे बिल्कुल जूठा नहीं किया है। अच्छी छच्छी, आप ये छाले चॉकलेट रख लो और प्लीज़ बल्ली अम्मा को घर ले आओ। पापा बहुत उदास रहते हैं, अंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ बल्ली अम्मा को ले आओ, फिर पापा उदास नहीं होंगे और अंश को छोटी बहन भी मिल जाएगी। यह सब अंश काफ़ी मासूमियत से और प्यारी सी आवाज़ में कहता है। वहीं दूर खड़ी सुलेखा जी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो नम आंखों से महादेव से कहती है, महादेव इस बच्चे को नाराज मत कीजिए और हमारे घर की रौनक हमें लौटा दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस अपने लल्ला की खुशियाँ चाहिए और उसकी खुशी बस उसके आपके हाथों में है। ये सब कहते हुए सुलेखा जी भावुक हो गई थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अब देखना ये था कि महादेव नन्हे से अंश की बात सुनते हैं या नहीं। पंछी इस वक्त कमरे में अकेली थी। उसके पूरे दुल्हन की तरह साज श्रृंगार हुआ था, लेकिन जो चमक एक दुल्हन के चेहरे पर उसकी शादी वाली दिन होती है, वह चमक कहीं से भी उस पंछी के चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो यह उसकी ज़बरदस्ती वाली शादी है। वैसा यह कहना एक तरह से गलत नहीं था कि यह उसकी ज़बरदस्ती वाली शादी है, क्योंकि शादी के लिए उसकी मंजूरी तो ली ही नहीं गई थी। बस सक्षम ने अपना फरमान सुना दिया था कि वह पंछी से शादी कर रहा है, और पंछी ने भी इस बात के लिए इसलिए इनकार नहीं किया क्योंकि उसके हिसाब से उससे पर सक्षम बहुत सारे उपकार थे। उसे लगता था कि सक्षम ने उसे एक नई जिंदगी दी है,
इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी सक्षम के नाम न्यौछावर कर दी। लेकिन अब उस मासूम को कौन समझाए कि सक्षम ने उसे नई ज़िंदगी ही इसलिए दी थी ताकि वह उसे अपने हाथों की कठपुतली बना सके और उसे अपने इशारों पर नचा सके। पंछी अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर एक नज़र शीशे में अपना आँख से देखती है तो मानो उसकी नज़र शीशे पर ही टिक जाती है। इस वक्त पंछी भला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती की तो मानो कोई मुकाबला ही नहीं था। भले पंछी ने मेकअप नाम की परत अपने चेहरे पर नहीं चढ़ाई थी, पर सादगी में भी वह क़यामत ढा रही थी। एक तरह से कहा जा तो सादगी में माँ सीता का अवतार लग रही थी। लेकिन अब यह देखना था कि उसका राम जी उसे इस रावण की लंका से बचाने आते हैं या नहीं। पंछी के जहन में बार बार लगातार धैर्य की ही छवि घूम रही थी। जब उसने पहली बार धैर्य को देखा था तो उसे मानो ऐसा लग रहा था कि धैर्य से उसके कोई पुराना और गहरा नाता है। उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वह धैर्य से पहली बार मिल रही थी। धैर्य की वो रफ्तार आवाज़, उसकी वह गहरी आंखें जो बहुत कुछ बयां कर जाती थी, जिसे शायद पंछी समझने के बाद भी ना समझ बनी फिरती थी। कुछ ही देर में उसकी सक्षम से शादी थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में इस वक्त उसके होने वाले पति की जगह धैर्य था। ऐसा लग रहा था कि मानो धैर्य ने उस पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया हो। वह उसी उधेड़बुन में उलझी हुई थी। तभी स्वर्णा जी कमरे में आती है और जब उसकी नज़रें दुल्हन बनी पंछी पर जाकर ठहर जाती हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उनकी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि उनकी भी एक बेटी हो जो इसी तरह दुल्हन बने और वह अपनी बेटी का हाथ किसी जिम्मेदार हाथ में दे। स्वर्णा जी पलकें झपकाकर अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही रोक लेती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पंछी अपनी ज़िंदगी के इतने खुशनुमा दिन पर उदास हो जाए, क्योंकि वह यह बात भली भांति जानती थी कि अगर वह उदास हुई तो पंछी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वह भी दुखी हो जाएगी। शायद ऐसा ही होता होगा एक माँ बेटी का रिश्ता, जहाँ एक बेटी अपने माँ के लिए सुख दुख की साथी होती है, और ऐसा ही एक रिश्ता था पंछी और स्वर्णा जी के बीच। भले दोनों सगी माँ बेटी नहीं थी, भले उन दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उन दोनों के बीच आपसी असीम प्रेम था, जो खून के गहरे रंग से भी ज़्यादा पवित्र और सुंदर था। पंछी और स्वर्णा जी को मिले बस कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इन कुछ दिनों में स्वर्णा जी ने पंछी के दिल में कुछ इस कदर अपनी छाप छोड़ी थी कि पंछी के लिए वह हर रिश्ते से बढ़कर हो गई। एक माँ की कमी ही तो थी उसकी ज़िंदगी में, जो आज तक किसी ने पूरी नहीं की। बचपन से उसने अपनी मम्मी को अपनी अम्मा का दर्जा दिया था। वह उन्हें एक माँ वाला ही इज्जत देती थी। सही मायने में कहा जाए तो वह उन्हें अपनी अम्मा मानने लगी थी, लेकिन शायद उसकी मामी इस रिश्ते के लायक ही नहीं थी। वह तो हमेशा से इस रिश्ते का अपमान करती आई थी। पंछी ने उन्हें असीम प्रेम दिया, हर तरह से कोशिश की थी उनको दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन हर बार वह असफल ही हुई। और उसका एकमात्र कारण यह भी था कि उसकी मामी की खुद की एक बेटी थी। उन्हें डर था कि पंछी उनकी बेटी की खुशियाँ ना छीन ले। उन्हें पंछी से हमेशा से नफरत थी, लेकिन जब धैर्य ने पंछी से शादी की तो उनका नफरत पंछी के लिए और बढ़ गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि पंछी ने उनकी बेटी से उनकी खुशियाँ छीन ली हैं। उनके हिसाब से तो उनकी बेटी ही लायक थी इतने बड़ी हवेली की मालकिन बनने के लिए। उन्हें लगता था कि पंछी की औकात बस एक नौकर की है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब पंछी की शादी धैर्य से हुई तो उसने यह चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हुई, इसलिए उन्होंने पंछी के दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कारण पंछी ने अपने मायका जाना ही छोड़ दिया। या यह कह भी सकते हैं कि धैर्य को उसके मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हमेशा से पंछी की ज़िंदगी में एक ही ये तो कमी थी, अम्मा की, जिसे आज स्वर्णा जी ने पूरा कर दिया। वह सिर्फ पंछी को अपनी बेटी कहती ही नहीं थी, उसे दिल से अपनी बेटी मानती थी और चाहती भी थी कि वह हमेशा खुश रहे। स्वर्णा जी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए पंछी के पास जाती है और उसकी बधाइयाँ लेते हुए कहती हैं, किसी की नज़र न लगे मेरी लाडो को, बहुत सुंदर लग रही हो मेरी लाडो, एकदम चांद का टुकड़ा। इसका
इतना कह वह अपनी आंखों से काजल निकाल पंछी के कान के पीछे लगा देती है ताकि उसे किसी की बुरी नज़र न लगे। पंछी तो स्वर्णा जी को वहाँ देख रही थी, देख हैरान हो जाती है। वह अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उसे स्वर्णा जी की आने तक का एहसास नहीं हुआ। पंछी के चेहरे पर इस वक्त हैरानी के भाव थे। वह असमंजस में कहती है, अम्मा आप कब आए? पंछी उन्हें सवालिया नज़रों से देखते हुए यह कहती है, जिसके जवाब में स्वर्णा जी मुस्कुराकर कहती है, जब तू अपने ख्यालों में खोई हुई थी ना लड्डू, मैं तब आई। स्वर्णा जी की बातों से पंछी नजरें चुराने लगती है, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वहीं उसकी इस बचकानी हरकत पर स्वर्णा जी को हंसी आ जाती है। वह हंसते हुए कहती है, हमसे काहे नजरें चुरा रही हो लाडो, हम तो तुम्हारी अम्मा है ना। अगर मन में कोई शंका है तो बेधड़क कह डालो, हम दोनों मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। स्वर्णा जी के इन बातों से पंछी की तसल्ली हो रही थी, लेकिन उसके मन में एक झिझक थी। अब वह उन्हें यह बता खुलकर भी कैसे बताती कि कुछ ही देर में उसका ब्याह उनके बेटे से होने वाला है, लेकिन उसके दिल में दिमाग में पूरी तरह से धैर्य सिंह राठौर विराजमान है, जिसे वह चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। जितना वह धैर्य को अपने दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी, उतना ही धैर्य उसके दिल में और गहराइयों से उतरता जा रहा था। वह चाहकर भी धैर्य को अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी। पंछी आपस में अपनी उंगलियां उलझाए बैठी थी। यह उसका बहुत पुरानी आदत थी। उसे जब भी कुछ कहना होता था और वह कह नहीं पाती थी, तो वह इसी तरह अपनी अंगुलियां उलझाने लगती थी। पंछी को देख स्वर्णा जी समझ चुकी थी कि पंछी उनसे कुछ तो कहना है, लेकिन वह बेचारी कह नहीं पा रही है। स्वर्णा जी प्यार से पंछी का माथा चूम कहती है, क्या हो गया लाडो, अब तक तुमने अपनी अम्मा से बात करने के लिए भी सोचना पड़ रहेगा, उदास होने की एक्टिंग करते हुए। हमको तो लगा था कि तुमने दिल से हमें अपनी अम्मा मान लिया है, लेकिन अब लगता है कि तुमने कभी हमें अपनी अम्मा माना ही नहीं। वैसे सही भी है, हम कौन सा तुम्हारी सगी अम्मा है जिसके सामने तुम खुलकर अपने दिल का हाल बयां करोगी। ये सब कहते हुए स्वर्णा जी थोड़ी भावुक होने लगी थी। वहीं उन्हें भावुक होता देख पंछी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह बैठे हुए ही स्वर्णा जी के गले लगा लेती हैं और उनके पेट में अपना चेहरा छुपाकर कहती है, आज कह दिया, दोबारा ये बात कभी मत कहिएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम सिर्फ आपको अम्मा कहते नहीं हैं, दिल से अपनी अम्मा मानते हैं। आप हमारे लिए बहुत खास हो। भले हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता तो है ना, जो हर रिश्ते से ऊपर होता है। आप हमारी अम्मा हो और यही हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ये सब कहते हुए पंछी की आंखों में आंसू बह रहे थे, जो अब स्वर्णा जी के सारे को भिगो रहे थे। उन्हें देख कोई भी नहीं कह सकता था कि ये दोनों होने वाली सास बहू हैं। पंछी इस वक्त स्वर्णा जी के गले से लगी हुई थी। वहीं स्वर्णा जी ने भी उसे अपनी आहोश में समा गया था। इस वक्त कहने को पंछी के पास बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कहे और कैसे कहे। आखिर जो भी हो, स्वर्णा जी सक्षम की माँ थी। वहीं कैसे एक माँ से यह कह सकती थी कि उसका बेटा नहीं कोई और पसंद है। उसके दिल में दिमाग में किसी और ने कब्जा कर रखा है। वह कैसे ये सारी चीज़ें उनसे कह दे सकती थी। वहीं वह भी तब जब कुछ घंटों में उसकी शादी थी। पंछी ज़बरदस्ती का अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा जो मैं आपसे छुपा रही हूँ, और वैसे भी मैं आपसे बातें क्यों छुपाने लगी। आपको सिर्फ कहने के लिए अम्मा थोड़ी कहा है। आप सच में मेरी अम्मा हैं। बस एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ, तो थोड़ा डर रहा है। पंछी यह सब बेहद मासूमियत से कहती है। वहीं पंछी की बातें सुन स्वर्णा जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं प्यार से पंछी का माथा चूमती है। उसके बाद उसे अपने गले से लगाए कहती है, तू इतनी फिक्र क्यों करती है लाडो, तुझे कौन सा विदा कर मैं किसी और के घर भेज रही हूँ। तू तो मेरे साथ ही रहेगी ना, जिंदगी भर मेरी बेटी बनकर। यह सब कहते हुए स्वर्णा जी की आंखें नम हो गई थी। वहीं पंछी उनके गले से लगे मन में कहती है, हमें माफ़ कर दो अम्मा, हम चाहकर भी तुम्हें
कुछ नहीं बता सकते। हम तुम्हें क्या कहें और कैसे कहें कि हम किसी दुविधा में फंसे हैं। हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि महादेव हमें कौन सा संकेत दे रहे हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि महादेव ने अगर हमारे लिए कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, और हम महादेव के हर फैसले का सम्मान करते हैं। अब हमने अपनी किस्मत उनके भरोसे छोड़ दी है। पंछी के दिल दिमाग में इस वक्त जंग छिड़ी हुई थी, इसलिए उसने अपनी किस्मत का फैसला महादेव के हाथों सौंप दिया। अब देखने यह था कि महादेव उसकी किस्मत की डोर किसके हाथों में देती हैं। सक्षम इस वक्त मंडप पर बैठा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही टेंशन नजर आ रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसे इस शादी की ज़्यादा ही जल्दी है। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। जब वह दरवाजे के पास किसी को नहीं देखता तो सुकून की सांस लेता है और फिर से अपना ध्यान और अपनी शादी में लगा लेता है। पंडित जी इस वक्त वर पूजा करवा रहे थे। वह वर पूजा होने के बाद वह कहते हैं, जजमान कन्या को बुलवाइए। वह इतना ही कहते हैं कि सभी की नज़रें सीढ़ियों पर जाकर ठहर जाती है, जहाँ स्वर्णा जी पंछी को लिए खड़ी थी। पंछी की पलकें इस वक्त झुकी हुई थी। सक्षम तो बस एकटक पंछी को ही निहारे जा रहा था। पंछी आज भला की खूबसूरत लग रही थी। सक्षम तो मानो उसकी खूबसूरती में ही खो गया था। उसे आज सही मायने में धैर्य से जलन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धैर्य की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। धैर्य को हर चीज़ बिना मांगे मिल चुकी थी जो कभी उसकी चाहत रही थी, लेकिन पंछी के मामले में उसने उसे किस्मत से छीन लिया। इस वक्त सक्षम को लग रहा था कि वह धैर्य से जीत चुका है, लेकिन क्या वह सच में धैर्य से जीत चुका था? यह सब उसकी कल्पना मात्र थी। स्वर्णा जी पंछी को लेकर नीचे आने लगती है। पंछी ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाई, मानो वहाँ क्या हो रहा है वह यह देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वहाँ आए लोगों से पंछी की खूबसूरती छिप न सकी। वह लोग तो बस मंत्रमुग्ध हुए एकटक पंछी को निहारे जा रहे थे। आज से पहले शायद ही उन्होंने ऐसी खूबसूरती देखी होगी। स्वर्णा जी पंछी को ले जा सक्षम के बगल बैठा देते हैं। वहीं जैसे पंछी सक्षम के बगल बैठती है, सक्षम अपने वर्तमान में वापस लौट आता है, वरना वह तो एकटक पंछी की खूबसूरती निहार रहा था। एक तरह से कहा जाए तो पंछी की खूबसूरती सक्षम को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वहीं वह जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे, पंछी की धड़कनें भी तेज होती चली जा रही थी। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ बनी हुई थी। पता नहीं क्यों उसका दिल चाह रहा था कि कोई आए और यह शादी तुड़वा जाए। पंछी तो मानो इस वक्त किसी जिंदा लाश की तरह वहाँ बैठी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर तो वहाँ है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और ही है। मंडप पर बैठे हुए भी उसके जहन में बार बार धैर्य की ही यादें आ रही थी। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, पंछी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई दिल के करीबी उससे बेहद दूर जा रहा है, और वह जाकर भी उसे रोक नहीं पा रही है। वह इस कशमकश में उलझी हुई थी। वह एक नज़र स्वर्णा जी को देखती है, जो मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी। स्वर्णा जी के चेहरे की मुस्कुराहट ने पंछी के अंदर एक गलीन भर दिया था। इस वक्त उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह चाहती क्या है। दिल और दिमाग के में एक जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन इस बार उसका दिल और दिमाग दोनों ही कह रहा था कि वह यह शादी ना करे। जहाँ उसके दिल में धैर्य गहराइयों तक उतर चुका था, वहीं उसके दिमाग में धैर्य की छवि बार बार उजागर हो रही थी। शायद यह पहली बार किसी के साथ हुआ था कि उसका दिल और दिमाग एक ही चीज़ चाहता था, पर पंछी खुद क्या चाहती थी यह अभी भी वह समझ नहीं पाई थी। धैर्य की जीप सुनसान सड़क पर हवा से बातें करते हुए दौड़ रही थी। इस वक्त वह अकेला था। उसके बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं थे। अपने हाथों में बंदी घड़ी में वक्त देखते हुए धैर्य अपने जीप की स्पीड बढ़ाता चले जा रहा था। उसकी जीप इस वक्त 120 की स्पीड में दौड़ रही थी। धैर्य का चेहरा इस वक्त कठोर था और चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसे कैसे भी करके वक्त पर
मेंशन पहुंचना था और पंछी की शादी सक्षम के साथ होने से रोकनी थी। धैर्य जीप की स्पीड बढ़ाने जा रहा था। तभी वह देखता है कि उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। वह जल्दी से ब्रेक दबाता है और जिससे कि उसकी जीप की टायर सड़क पर घिसते हुए रुकती है। धैर्य गुस्से में अपनी स्टीयरिंग पर हाथ मारता है और दांत पिसते हुए कहता है, ससुरा अब ईक का नया पंगा है। वह जीप से उतरता है और जाकर रास्ते में पत्थर हटाने की कोशिश करता है। धैर्य पत्थर उठाकर साइड में फेंक देता है और जैसे ही वहाँ पत्थर उठाने वाला होता है तभी एक शख्स किसी बड़े डंडे से उसके सर पर वार करने लग जाता है, लेकिन वह डंडा धैर्य को लगता है उससे पहले ही धैर्य अपने हाथों से रोक लेता है। धैर्य देख रहा था कि वहाँ कई सारे गुंडे मौजूद थे जिनके हाथों में हथियारे थे। यह सब देख उनके होठों पर डेविल सा स्माइल आ जाती है। वह अपना एब्रो रब करते हुए कहता है, साला इन बाप बेटे की जोड़ी को शांति नहीं है, बेकार है, कहीं पीटने के लिए इन लोगों को भेज दिया। धैर्य की बातें सुनकर एक गुंडा कहता है, कौन पीटने वाला है यह तो वक्त ही बताएगा। हम इतने सारे हैं और तू अकेला क्या ही कर लेगा, भीगी बिल्ली की तरह भागने के अलावा। इतना कब वो हंसने लगता है और उसके साथ साथ उसके साथी भी। उसने इस तरह हंसता देख धैर्य भी उनके साथ हंसने लगता है। धैर्य को हंसता देख वह सब शांत हो जाते हैं। एक गुंडा धैर्य को अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहता है, ए साले पागल हो गया है क्या। धैर्य हंसते हुए रुक जाता है और अपने हाथों को स्ट्रेच कर एटीट्यूड से कहता है, नहीं बेबक, वह तो हमने इतने सालों से हाथ की सफाई नहीं की ना, तो आज मौका मिला है इसलिए खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। धैर्य की ऐसी बातें सुन वह गुंडे आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि धैर्य अकेला होकर उन्हें धमकी दे रहा है। एक गुंडा भागते हुए आता है और जैसे ही धैर्य पर वार करने जाता है तभी धैर्य उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है जिससे वह वहीं ढेर हो जाता है। वह इस वक्त सड़क पर बेसुध पड़ा था। वहीं उसकी साथी को इस तरह सड़क पर बेसुध पड़ा देख वे सभी गुंडे एक पल के लिए घबरा जाते हैं। तभी धैर्य एटीट्यूड से कहता है, कहा बे बच्चों की तरह एक एक करके मारने आ रहे हो, एक साथ आओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इतना कह वह उन्हें हाथों से सहारे बुलाता है जिससे सारे गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन धैर्य उन पर भारी पड़ रहा था। वह एक एक कर सभी गुंडों को ढेर कर देता है और उसके बाद कहता है, ससुरे के ज़्यादा की कीड़े काट रहा था तुम लोगों को धैर्य सिंह राठौर से उलझने के लिए हो गया ना कल्याण। धैर्य वहीं खड़ा था। तभी एक गुंडे पीछे से उस पर चाकू से वार करता है। आपको कहानी का 21वां भाग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुने दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।